everyone, welcome back to Brainipedia Skill, and in this class we are going to learn physics mechanics. Yes, physics mechanics topic हम इस class में करने वाले हैं, right? And this video session is important for your NTPC exam and other railway examination and or the government exam, जहां आपका जनरल साइंस का मेन पार्ट रहता है ना? और इस क्लास में हम इस तरह से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि हम साथ में ही कॉन्सेप्ट भी कर लें और पी वाई क्यूज भी कर ले। डैट इज पी वाई क्यूज की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, राइट? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यस, यहाँ पे आज हम इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं जो आपकी वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पावर, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, है ना? राइट, जो बार बार आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, वो कवर करेंगे, है ना? Right, now let's get started without any further delay. Okay, so here we have the question number 1. Okay. Okay, so this is the question number 1 जिसमें बोला गया है कि a simple mechanics help a person in doing। जो simple mechanics रहती है वो person को किस चीज में help करती है, क्या करने में help करती है, ये आपसे पूछा गया है। So नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है लेस वर्क, बी ऑप्शन दिया गया है कि सेम जो सिंपल जो आपकी मशीन्स रहती हैं, राइट, उसका पूछा गया है कि पर्सन को वो किस चीज में हेल्प करती हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन लेस वर्क, नंबर 2 the same amount of work with lesser force, C same amount of work but slowly, and D the same amount of work much faster। yes, तो जो मशीन है वो हमें हेल्प करती है सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए, लेस फोर्स में उसको हम कर पाते हैं, हमें अपना फोर्स इतना नहीं यूज करना पड़ता, हम लेस फोर्स में किसी काम को करना चाहते हैं तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ द मशीन, राइट? सो मशीन इस चीज में हमें हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इसके लिए डेट सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग व्हाट, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा, लेकिन वही वर्क जो होगा वो लेस फोर्स के साथ किया जाएगा, है ना? यस, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ओके, बी, है ना? बी है ना राइट आंसर? यस, so B is the right answer here, that is the same amount of work with the lesser force। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, एक मैन सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा है, एंड इफ ही इनहेल डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, अगर हम सेंसिंग बैलेंस पे वे कर रहे हैं खुद को और हम डीपली इनहेल करते हैं एयर को डीपली इनहेल कर लेते हैं, तो उस केस में पूछा गया है कि वेट में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या अनअफेक्टेड रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, या इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है, राइट? सो अगर आप वेइंग बैलेंस पे खड़े हो, सेंसिटिव बैलेंस पे खड़े हो और इनहेल कर रहे हो डीपली, तो वहां पे आपकी जो रीडिंग ऑफ बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप एयर इनहेल करते हो, सो 1 लीटर ऑफ एयर जो है वो जनरली 1.2 टू 5 ग्राम वे करती है, वेट उसका इतना रहता है, राइट? और आप जब फोर्सफुली इनहेल करोगे तो मैक्सिमल हम कितनी एयर फोर्सफुली इनहेल कर लेंगे? 4.8 लीटर्स इनहेल कर लेंगे, जिससे जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.88 ग्राम के अराउंड वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप इनहेल कर रहे हो, डीप इनहेलेशन कर रहे हो वेइंग के टाइम पे, तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होके आएगा, क्या आएगा? वेट इंक्रीज होके आएगा, और कितना, ये आपसे ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो अब आपको पता है आपका आंसर कि वेट क्या होगा, वेट यहाँ पे इंक्रीज होगा। यस, वेट यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर हियर। ओके, उसके बाद ओके, दिस इज द राइट आंसर, वेट यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले आप वेक्टर क्वांटिटी बताओ, आपको पता रहना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है ना?
सो हमारे पास दो क्वांटिटी रहती है, राइट? दो क्वांटिटी रहती है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऐसी है जो मैग्नीट्यूड पे सिर्फ डिपेंड करती है, राइट? उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती, है ना? सो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पूछे जाते हैं कि ऑप्शन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पूछा गया है, राइट? तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में बस यही डिफरेंस होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो ये तो था स्केलर क्वांटिटी की बात करी हमने। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो ये होता है आपका मेन डिफरेंस स्केलर में एंड वेक्टर में। डिफरेंस रहता है डायरेक्शन का, एक में डायरेक्शन होती है, दूसरे में डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर आप बात करो स्केलर क्वांटिटी की, वहां पे डायरेक्शन नहीं होती, और बात करो वेक्टर क्वांटिटी की, वहां पे आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो ये आपका मेन डिफरेंस रहता है वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंड स्केलर क्वांटिटी के बीच में, right? So scalar quantity is defined as the quantity that has only get magnitude but no direction, whereas vector quantity comprise of both magnitude and direction. So displacement, velocity and force are the example of vector quantity, while volume is a scalar quantity. ये आपको याद रखना है, right? Volume क्या है आपकी, वो scalar quantity है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, ये आपने याद कर लेना है क्योंकि रिपीट रिपीट होती है ये चीजें ना, इन पे ही मेन पूछा जाता है। सो वेक्टर और फोर्स जो है आपके, वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक यहाँ पे ना स्पीड भी ऐड कर लो क्योंकि स्पीड पूछा जाता है। तो स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और उसका ही अगर आप स्पीड में एक डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? वॉल्यूम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है ना? सो इस तरह से जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर है। और जिसकी डायरेक्शन भी होगी, राइट, और मैग्नीट्यूड भी होगा, राइट, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो गया, वो क्या है, यस, ये चीजें नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट है, राइट? जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो डिस्टेंस आपका क्या है, यस एवरीवन, डिस्टेंस आपका क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको एस से लिख रही हूँ, राइट? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। मास, मास की कोई डायरेक्शन है क्या, स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट, यस। वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, यस। या सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है, आपके पेपर के लिए पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं, है ना? राइट, तो अच्छे से याद करना है इनको। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से बताओ कौन सी वेक्टर। अब उसमें तो पूछा गया था कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स सब वेक्टर क्वांटिटी थे, सिर्फ वॉल्यूम नहीं थी, है ना? तो वो हमारा राइट आंसर हो गया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि वेक्टर क्वांटिटी आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम, टाइम वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, टाइम की कोई डायरेक्शन होती है, नो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो टाइम आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड की कोई डायरेक्शन होती है, नो। तो स्पीड क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इन्होंने आपसे पूछा है वेक्टर क्वांटिटी, तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यस एवरीवन, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है पूरा। उसके बाद बोलते हैं विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोबारा से आपसे स्केलर क्वांटिटी बोल पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो फोर्स है, राइट, फोर्स हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेलोसिटी हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, यस, वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर में अब आप
प्रेशर पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे जो ये प्रेशर रहता है ये स्केलर क्वांटिटी रहती है, राइट। प्रेशर आपको याद कर लेना, पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेशर है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे देखो जो फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो आपके क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो प्रेशर है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यही आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक ही स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज प्रेशर, बाकी सब के सब क्या है, वेक्टर हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज द ओनली स्केलर क्वांटिटी वी हैव गोट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो एनर्जी जो रहती है, राइट, एनर्जी जो रहती है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। प्रेशर आपको पता है कि प्रेशर आपकी क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी रहती है, राइट। जो वर्क है वो भी स्केलर क्वांटिटी रहती है ना, वर्क भी क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी रहती है ना। जो बाकी एक ऑप्शन बच गया दैट इज मोमेंटम, राइट, मोमेंटम आपका बच गया है। मोमेंटम आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जितने सारे ऑप्शंस हैं सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज दी गई हैं, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम आपको याद कर लेना है कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी हियर। सो मोमेंटम आप टिक करोगे, मोमेंटम आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। So momentum is a vector quantity. Then पूछा गया है कि which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body. Body के momentum and velocity को कौन सी quantity represent करती है, इसके ratio को। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी के। अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास को मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी के साथ। और आपसे ये नहीं पूछा गया मोमेंटम क्या है, आपसे पूछा गया है मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो इसमें से किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला को थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है और आपका आंसर आपके पास होगा, है ना। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज मास इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हो जाएगा। तो अब देख लो मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किसके इक्वल ऑप्शंस में दिया गया है। ए ऑप्शन में बोला है कि वेलोसिटी के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में बोला है एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में बोला है मास के इक्वल होगा, एंड डी ऑप्शन में बोला है फोर्स के इक्वल होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको पता है क्या रहेगा, राइट आंसर विल बी द सी, मास के इक्वल रहेगा। यस, मास के इक्वल ये रहेगा। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, है ना। सो सी विल बी द राइट आंसर हियर, मास विल बी द राइट आंसर हियर। देन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, पूछा गया है कि फोर्स किसका प्रोडक्ट है। ए मास एंड वेलोसिटी, बी मास एंड एक्सेलरेशन, सी वेट एंड वेलोसिटी, डी वेट एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो फोर्स पूछा गया है कि किसका प्रोडक्ट है। सो फोर्स आपका किसका प्रोडक्ट रहता है, यस एवरीवन, ये मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट रहता है, राइट। किसका प्रोडक्ट है, ये मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, दैट इज ये एम ए का प्रोडक्ट है। सो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज एम ए, यहाँ पे रहेगा फोर्स आपका। सो अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन का ये प्रोडक्ट रहेगा। सो अब फोर्स क्या होता है ये भी समझ लो। जो फोर्स होता है वो कोज करता है ऑब्जेक्ट में चेंज, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है, राइट। एक पर्टिकुलर मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर देता है, राइट, एक्सेलरेशन को, राइट। यस, विच इंक्लूड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट, पहले रेस्ट में है फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू फोर्स, राइट, इट विल एक्सेलरेट, है ना। सो एक स्पेसिफिक मास का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो वहां पे हम बोलेंगे कि दैट इज द फोर्स वर्किंग ऑन दैट। यस, सो दिस इज फोर्स।
सो मास एंड एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन इज फोर्स। कई बार आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इस फॉर्मूला पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देंगे, मास की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि इसका फोर्स बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो फोर्स पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको समझ में आ गया। फोर्स की यूनिट पूछी जाती है, फोर्स की आपसे एसआई यूनिट पूछी जाती है। सो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन आपको याद रखना है कि न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन दिया है एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, सी ऑप्शन दिया है एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सीधा सीधा उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा है, जिसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। उसको कभी हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। सो एनर्जी कैन नेवर बी, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट, है ना। फॉर दिस क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज आपका डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। डी को हम टिक कर देते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है। Energy can neither be created nor be destroyed. Simple? Yes? Okay. Now, law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. Rather, it can only be transformed or transferred from one form to another. जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कभी भी उस एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, है ना। एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, आप उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना ही आप कर सकते हो, है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। बोला गया है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो सोलर एनर्जी से हमें मिल रही है, सनलाइट से हमें मिल रही है ना। राइट। अब देखो बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, यस, बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, यस, वो भी काइंड ऑफ उसी से है। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो सनलाइट से ही है, प्लांट सनलाइट से ही फूड बनाते हैं, फूड में एनर्जी स्टोर करते हैं। सनलाइट ही तो वो एनर्जी है जो फूड में स्टोर करें, जिसकी हेल्प से वो फूड बना रहे हैं, फर्दर हम उसको ईट कर रहे हैं, वो हमारा बायोमास बना रहा है ना। ये सब क्या है, सनलाइट ही है इसका अल्टीमेट सोर्स। विंड एनर्जी भी। बचा ऑप्शन जियोथर्मल। ये जियोथर्मल जो है ये डराइव नहीं होती सन एनर्जी से, ये अर्थ के अंदर की एनर्जी है, राइट। अर्थ के सरफेस के अंदर ये एनर्जी प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको बोला गया है जियोथर्मल एनर्जी, है ना। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ओरिजिनली आती है, जो हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एंड रेडियो एक्टिव डिके से ये एनर्जी आई है ना। दिस थर्मल एनर्जी जो है ये स्टोर होती है रॉक्स में होती है ना, और अर्थ के सेंटर में ये है ना, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी डायरेक्टली सन से डराइव एनर्जी नहीं होती। जियोथर्मल एनर्जी, yes, nuclear energy, they both are not derived from the sun energy, and biomass energy and wind energy are ultimately derived from the sun energy, right। और न्यूक्लियर एनर्जी में से और जियोथर्मल एनर्जी से भी एक चूज करना पड़े तो आप जियोथर्मल एनर्जी को चूज करो। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी भी ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सनलाइट से हमें मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप प्रेफरेंस दोगे जियोथर्मल एनर्जी को। और कोई ऐसा ऑप्शन देखने को मिले जहां दोनों को प्रेफरेंस दिया जा सकता है, तो दोनों को प्रेफरेंस देना, आपको न्यूक्लियर एनर्जी को भी देना है और जियोथर्मल एनर्जी को भी देना है, राइट। दोनों को ही वहां पे आप प्रेफरेंस दोगे, तो ये आपको कर लेना है, राइट। दिस इज अबाउट
जियोथर्मल एनर्जी एंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। द बायोमास एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपको देखने को मिलती है। जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है उसको ही बोला गया है बायोमास एनर्जी, राइट। जैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, हमारे बॉडी मास में जो एनर्जी है, दैट इज द बायोमास वी हैव, एंड उसी एनर्जी को बोला गया है बायोमास एनर्जी। यस, राइट। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। रेस्ट हम पार्ट 2 में कंसिडर करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद ब्रेनीपीडिया स्किल। इफ यू like the video, do like, share and subscribe, right? Stay connected for upcoming part 2 of this same topic, mechanics, right? Okay.